पीएचडी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी किंडरगार्टन में सिखा दिए गए थे। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आज तक उसको रिपीट करते रहते हैं। और जब भी मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई टॉक देने जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि ऑडिटोरियम में कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है, हम स्पीकर्स को बुलाया जाता है और फिर बेचारे असातिज़ा, टीचर्स, वॉलंटियर्स उनको वही बात बता रहे होते हैं जैसे एक किंडरगार्टन की क्लास को बताई जाती है कि बेटा खामोशी से बैठो, आने वाले को इज़्ज़त दो, सलाम का जवाब दो, प्लीज़ बोलो, थैंक यू बोलो, और यहाँ तक कि किसी और की चीज़ को ना उठाओ, जो चीज़ उठाओ उसको जगह पे रखो। उनके ज़रिए या किसी भी इंटरनेट डिवाइस के ज़रिए और वो इन्फो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन किस तरह किसी को बताया जाए कि लाइन बनानी ज़रूरी है, थैंक यू प्लीज़ कहना ज़रूरी है, अपने अलावा दूसरों को भी देखना ज़रूरी है। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। कल क्योंकि हम सफ़र कर रहे थे तो हवाई जहाज़ में अभी आधे जहाज़ के पैसेंजर्स जहाज़ से बाहर थे, हम लाइन बना के कतार बना के अंदर जा रहे थे। लेकिन जनाब जब अंदर पहुँचे सीटें आधी खाली थी, लेकिन जो हेडरूम केबिन्स थे जिसके अंदर आप सामान अपना रखते हैं, हेडरूम रैक्स, वो तमाम भरी हुई थी। और पता ये चला कि जाहिर सी बात है जो शाम 7 बजे की फ़्लाइट लोग वापसी की ले रहे होते हैं उसमें बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लोग काम से प्रोफेशनली मीटिंग्स करने जा रहे होते हैं, तो एक आधा खरीदारी या शॉपिंग कर ली तो उसका बैग भी, यानी मेरे आने से पहले जो मुझसे पहले पैसेंजर्स पहुंच चुके थे वो अपने 3-3 बैग्स हेड रैक्स में रख चुके थे। अब इसमें ना हम ये ख्याल करते हैं कि आने वाले को तकलीफ़ ना हो, ना उसको तरीके से रखते हैं, ना फिर हम किसी की मदद करने पे राज़ी होते हैं, बल्कि और मुंह बनाते हैं इस बात से। कोई बेचारी खातून अगर आ रही हो या कोई फैमिली आ रही है जिनके साथ छोटे बच्चे हैं तो बजाय उनकी मदद करने के हम उनको घूरना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक कि ये कि हमारे निसाब का हिस्सा बना दीजिए। हमारे यहाँ लोगों को, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को सिविक सेंस बढ़ाने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बेहतर बना सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बचपन में हमें ये भी सिखाया जाता है कि किसी और की चीज़ मत लो। अक्सर हम बुरी आदतें अपनाने में या कोई लिमिटिंग बिलीफ बहुत जल्दी करते हैं। किसी ने अगर कह दिया सुनी सुनाई बात में कि जी फ़लानी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो अपना जहन लगाए बगैर वो खौफ हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। और ये भी मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ता है। जहाँ हम बहुत सारा बैगेज अपना लेट गो करते हैं, जो कपड़े हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे, जो घर का सामान हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा, हम उसको लेट गो करते हैं। कहते हैं अब इसका इस्तेमाल नहीं रहा, इसकी ज़रूरत नहीं रही, हमें फ़ायदा नहीं दे रही, तो इट्स गुड टू लेट इट गो। ऑन द अदर हैंड, जो थॉट्स, जो बातें, जो ख्यालात अगर आपको सर्व नहीं कर रहे, इनफैक्ट आपको किसी खौफ में मुब्तला कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन ख्यालात को, उस सोच को भी छोड़ दें। छोटी सी बात कि जी अक्सर इस बात को रिपीट करती हूँ कि हमें कहा जाता है कि हमें काम में मुश्किलात आती हैं। सो प्लीज़ अस्यूम कि जो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया है दूसरों का, वो नहीं होगा, और रादर तो अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट करें कि वो आपकी तरह ज़िंदगी को देखें। ज़्यादा अहम ये है कि आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। और यही बात पैसों के हवाले से भी कही जाती है। मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लिप पहुंची, और ये एक हुंजा की क्लिप है जहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने मेरे ख्याल में कहीं पे ATM मशीन देखी और उसको बनाने की कोशिश की, और बड़ी अच्छे तरीके से उसको बनाया। Because these are things that people pick from the environment. उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि जी कार्ड डाला और फिर पैसे निकल के सामने आ गए। तो ये छोटे बच्चों की नज़र से अगर दुनिया को देखा जाए तो दुनिया बड़ी जादुई है और बड़ी खूबसूरत है। उसमें चीज़ें बड़ी, हम मैजिकल कह सकते हैं ना। आपका और मेरा तो लॉजिकल जहन हो गया, हमें पता है कि जी वो कार्ड पे कोई कोड है, उसने रीड किया, बैंक ने वेरीफाई किया, फिर पैसे निकल के आए जो कि आप ही के मौजूद थे। लेकिन एक बच्चे की नज़र से देखें तो बड़ी मासूम सी ज़िंदगी है, बड़ी मासूम सी दुनिया। डाला, कुछ बटन दबाए और पैसे जो आपको चाहिए वो मिल गए। वैसे आज तो इसको हम ATM मशीन या इस कार्ड बॉक्स वाली मशीन के ज़रिए हम देख सकते हैं कि उसने कैसे सोचा। पुराने ज़माने में जब ATM मशीन नहीं होती थी तो हमारी अम्मी ATM मशीन होती थी, क्योंकि उनके पास हमेशा कैश होता था। और ATM हम लोग उस वक्त मतलब समझते थे एनी टाइम मनी। रात के 12 बजे भी अगर आपको कैश चाहिए तो आप इधर उधर नहीं जाते थे। अब कैसा होता है। और वाकई जब हमारा बचपन था तो अगर आपको 100 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, जो
उस ज़माने में बड़ी अमाउंट होती थी, तो आप अब्बू से मांगते थे, आसानी से मिल जाते थे। अब्बू वैसे भी आपको आराम से ये चीज़ें दे देते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अम्मी से 20 रुपये लेना, 50 रुपये लेना, बहुत लंबी चौड़ी जस्टिफिकेशन होती थी, बताना पड़ता था कि क्यों लिया, पॉकेट मनी कैसे ख़त्म हुई, वो कहाँ खर्च की थी। आई थिंक एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी ऑल्सो नीड्स टू चेंज। और जिस तरह के हमारा दीन भी कहता है, बरकत के लिए ज़रूरी है कि आप चाहे 10 रुपये कमाएँ, 10,000 कमाएँ या 10 लाख रुपए कमाएँ, उसूल ज़िंदगी का बना लें कि उसका 10% अगर आपने दूसरों की इमदाद करने में, कहीं सर्विस में, किसी की मदद में, जो भी आपको पसंद हो, चाहे कोई इदारा आपको पसंद है, किसी को पर्सनली आप जानते हैं, ट्राई टू गिव दैट मनी एंड इट विल मल्टीप्लाई और आपके पास कई गुना ज़्यादा होकर वापस पहुँचेगा। इसी थॉट के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद द मॉर्निंग बुलेटिन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अखबारात फैला के मैं बैठी हुई हूँ। सुबह सुबह मेरे ख्याल में ये भी गुजरे वक्तों की बात होती जा रही है, बिकॉज अब हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज अमूमन अपने स्मार्टफोन से लेते हैं। पहली दफ़ा जैसे ही दिन में चाय और कॉफ़ी से पहले हम देखना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। पहले भी यही होता था, लेकिन पहले अखबार वाले का इंतज़ार किया जाता था, सुबह की चाय की प्याली के साथ ये काम होता था। आई कैन लाइक दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इस वक्त हमारी मॉर्निंग बुलेटिन की तरफ कि अगर आपको ना अखबार चाहिए ना स्मार्टफोन चाहिए, हम आपको बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। लेट्स लुक। हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उस पैकेज की वजह से हमारे ऊपर बोझ उतर गया। इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। किसी को NRO नहीं मिलेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब से सरमायाकारी पैकेज मिलने की खुशखबरी भी सुना दी। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के एहतजाजी मकीन और पुलिस आमने सामने, लाठियों, आंसू फायरिंग और वाटर कैनन से उनकी मुज़ाहमत को ख़त्म करने की कोशिश। खतरनाक तरीके से बाल काटने वाले कराची के हेयर ड्रेसर इमरान अली से। जी जनाब, ये तो था हमारा आज का लाइनअप भी और आज की हेडलाइंस भी। अगर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने सरमायाकारी पाकिस्तान में करने का बाकायदा ऐलान किया है और इसकी एक तरह से हमें फौरी तौर पे इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट नज़र आया। कल हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी थी और के अलावा पाकिस्तानी रुपी डॉलर के अगेंस्ट भी स्टेबलाइज हुआ। डॉलर ने तकरीबन 2 रुपये अपनी कदर लूज़ की। दैट शोज़ कि हमारी करेंसी दोबारा गेन कर रही है और ये मेरे ख्याल में एक खुशाइन पॉजिटिव साइन है जिसको हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आसानियों की तरफ जाएंगे। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उसका पाकिस्तान में जो एक इंटरेस्ट है वो उसमें बढ़ावा आएगा। आने वाले दिनों में क्या हम देख सकते हैं, क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या नैब की कार्रवाइयों की वजह से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन खुसूसन वो लोग जो अगर उन्होंने मुल्क में दुश्मनी की है, करप्शन की है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा ऐलान किया है कि उनको कोई भी NRO नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि अब उनको इन सारे चार्जेस को फेस करना पड़ेगा। एक अंदाज़ मुताबिक और अल खलीज टाइम्स में बताया गया, जो कि दुबई का UAE का एक बहुत ही नामवर पब्लिकेशन है, कि तकरीबन पाकिस्तान से 77 बिलियन यानी 77 अरब डॉलर्स को मनी लॉन्डर आउट किया गया है और ये बहुत ख़तीर रकम होती है। और आज हम देख सकते हैं कि जिस तरह की माशी इक़्तिसादी सूरत हाल हमारे मुल्क में है, अगर ये पैसा बाहर नहीं जाता, मुल्क से लीकेज ना होती, तो हमारे हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो यकीनन एक एहतसाब का अमल है जिसने आगे बढ़ना है। और दूसरा एंगल जिसको कल बहुत डिस्कस किया गया, पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिलेशंस हैं, खुसूसन CPEC और सऊदी अरब के हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में एक नए
आई थी जब एक महाजराई हो रही थी, एक तरह से मिडिल ईस्ट में बहुत तनाव की कैफियत थी। पाकिस्तान को भी दावत दी सऊदी अरब ने ये कह कर के आइए और इस जंग में हमारा साथ दीजिए, लेकिन उस सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं पड़ा था। तो लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब और ख़ास तौर पे वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो सऊदी अरब के साथ थे, उनके साथ हमारे ताल्लुकात में थोड़ी सी सर्द महरी आई है। लेकिन इमरान खान साहब के ऑफिस संभालने के बाद हमने देखा कि 2 उनके दौरे हो चुके हैं सऊदी अरब के साथ, और ये बहुत जल्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरमारवा सऊदी अरब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और मज़ीद सरमायाकारी की अनाउंसमेंट भी की जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए रब्ता किया मंसूर अली खान साहब को, वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मंसूर। जी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर, क्या कहेंगे कि एक ज़बरदस्त पैकेज का ऐलान किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि कोई एनआरओ की उम्मीद ना रखें वो लोग जो इस वक्त करप्शन के चार्जेस को भुगत रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को, इस खिताब को? देखिए, तकरीबन 2 महीने से इंतजार किया जा रहा था। मुल्की मईशत का जो हाल था उस हवाले से जो तज्जियाकार थे वो यही कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला करना चाहिए, और बिलाखिर 2 महीने के बाद ये फैसला किया गया। सऊदी अरब ने इस सिलसिले में पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया है। ट्रेडिशनली ये कहा जाता था कि जो सऊदीज हैं वो शरीफ खानदान के बड़े करीब हैं और उनको मुशर्रफ दौर के अंदर मुश्किलात से भी उन्होंने निकाला था। लेकिन इमरान खान साहब के साथ इस तरह की एफिलिएशन शो करके मेरे ख्याल में एक अच्छे दोस्त का उन्होंने अपनी मिसाल कायम की है। दूसरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, लोकल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, क्योंकि इससे पहले भी जब सऊदी अरब का उन्होंने दौरा किया तो ज़्यादा अच्छी खबर उस वक्त नहीं आई थी। लेकिन अब इस मरतबा ये दौरा जो है ये कामयाब साबित हुआ। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने जो अपने वादे किए हुए थे IMF के पास ना पीनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ अभी भी IMF का अलबत्ता जो खतरा है वो टला नहीं है, ये खतरा अभी भी मौजूद है। और जिस तरह मेरे ख्याल में रात को वज़ीर आज़म ने बात भी कही कि कम से कम पैकेज उनसे हमें लेना पड़ेगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि इससे शायद को फिर अच्छी खबर ही आएगी। ज़्यादा जो महंगाई का जोर है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मंसूर, क्या मुझे एक हम अगर अक्रॉस द बोर्ड देखें तो ऐसा लगता है कि मीडिया कुछ खफा सा है इमरान खान साहब से। अभी भी आपने भी जिक्र करते हुए कहा कि बिल आखिर 2 माह के बाद 2 माह में इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में होना, ये तो काफ़ी खुशाइन बात है और इसको हम सेलिब्रेट नहीं करते, इसका हम कोई सहरा नहीं देते, बल्कि उल्टा हम कहते हैं कि जी देर आए दुरुस्त आए। ये रवैया क्यों है मीडिया का इमरान खान साहब की तरफ? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको बता रही थी कि आई वाज इन इस्लामाबाद येस्टरडे, और कल हमने वहाँ पे देखा कि 19 विमेन, अंदाज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज के थ्रू उनके ख्वाबों से एक कदम और वो करीब आए हैं। उनके साथ वो लेके चलेंगे। दिसंबर में फाइनल पिचेस होंगी और पिचेस जीतने वाले को एक तरह से इन्वेस्टमेंट फॉर देयर बिजनेस मिल जाएगी। पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पर इससे पहले भी जो हम बात कर रहे थे, हमारी मईशत ने अगर तरक्की करनी है तो इम्पैक्ट इकॉनमी का हमें होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ये जो हमारे यहाँ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उसको फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश होती है आज पाकिस्तान के हम आपको ज़रूर ऐसे पाकिस्तानियों से मिलवाएं जो अपने ख्वाबों पे यकीन रखते हैं, और चाहे उनकी शुरुआत उन्होंने बहुत हम्बल बिगनिंग्स की हों, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे किस तरह बढ़ते जाते हैं, उनका हुनर उनको कैसे आगे लेके जाता है। और ये रिमाइंडर है उन तमाम लोगों के लिए कि अपने ख्वाबों पे आप ज़रूर यकीन रखें। सो लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक। इसी तरह के एक स्टाइलिस्ट हैं हम आपको आज मिलवा रहे हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि इनका काम करने का और स्टाइलिंग करने का अंदाज़ है वो बड़ा निराला है और इसको काफ़ी पजीराई भी मिली है। लेट्स फाइंड आउट करते हैं। ये पाकिस्तान का जी खासा है। यहाँ पे आप किसी भी हुनर को देख लें, चाहे आप मैकेनिक्स की बात करें, स्टाइलिंग की बात करें, एम्ब्रॉयडरी की बात करें। एक उस्ताद जी होते हैं और उस्ताद जी के पास एक छोटा आता है, लेकिन वो फिर छोटा
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बन जाता है और उसके साथ फिर और लोगों का कारवान बनता चला जाता है। तो आज ऐसी ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव करने वाले को हमने अपने साथ यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया है और आपको भी मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम जॉब सीकर्स नहीं होने चाहिए। हम क्योंकि हालात ऐसे थे कुछ, तो उस पर हमने मेहनत करना शुरू किए। तो वालिद साहब ने मुझे बोला कि आप सैलून का काम सीखें। जब उस पर सीखता रहा तो लाइक मेरा एक फैशन और शौक़ बन गया। हाँ। तो शौक़ से जो बहुत आगे निकला। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग अच्छे मिले मुझे, जिन लोगों ने मुझे आगे एक्टिविटी में सैलून्स पे। दूसरा बट ये कि मॉडल्स अच्छे थे, तो इसमें मॉडल्स में कुछ अच्छे मॉडल ने मुझे ऊपर लेके गया। तो काफ़ी इवेंट्स किए, फैशन वीक किए, इसमें लाइक बहुत अपने काम को बहुत आगे लेके। इमरान, बड़ी कैटेगरीज होती है ना, लाइक पाकिस्तान में हर कोई ये मसले से एक तरह से आता है। वो कहते हैं जी लैंग्वेज बैरियर बड़ा है। जो अंग्रेज़ी बोलता है उसका हुनर जैसा भी हो उसको लोग ज़्यादा पजीराई देते हैं। जो बेचारा अंग्रेज़ी में नहीं बात कर रहा उसको ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपने ये फेस किया? नहीं फेस किया बिल्कुल, मगर मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। तो वो अपनी ज़ुबान से ही काफ़ी कुछ आप कर लेते हैं। एक मैं चीज़ देख रही थी भाई, सिजर से, ब्लेड से तो हमने हर एक कोई बाल काटते हुए देखा। आपने ये जो सर में आग लगा दी लोगों की, ये कहाँ से शुरू हुई कार्रवाई? ये मैंने तकरीबन 2008 में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। तो उस टाइम तो बिल्कुल एक नॉर्मल था कि इतना मीडिया कवरेज भी नहीं था, तो लाइक कि उस पर इतना हिट भी नहीं हुआ था। तो उस पर मुझे एक फैशन इस पे नज़र आना शुरू हो गया। तो खुद को गुस्से में थे उस दिन, कैंची नहीं थी आपके पास? क्या हुआ था कि आपने कहा आज ना मैं माचिस लाओ, लाइटर लाओ भाई, आज इसी तरह बात करेंगे? मैं कुछ करने के लिए जो है ना, मैं खुद एक्टिविटी कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ। और मैं कहता हूँ कि कुछ नया करो। अगर पुराने पे आप चल रहे हो, हेयर कट पे चल रहे हो, तो वो कुछ भी नहीं है। लाइक आप देखें, एक हेयर कट होता है ना एक फेस के ऊपर। हम फेस के ऊपर हेयर कट है कि बस वो पिक्चर लोग दिखाते हैं और बोलते हैं ये कट कर जाता है। इतने हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराते हैं। कभी बेचारी संडे जाओ किसी के घर तो कोई अंडा तेल लगा के बैठा होता है, कोई दही लगा के बैठा होता है सर पे, ये कह के कि एंड्स हमारे बालों के जब आप हीट ट्रीटमेंट्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर हीट लगती है, ख़राब ना हो जाए। तो जब आप डायरेक्ट फायर लगा रहे हो, इससे बाल ख़राब तो नहीं होता? नहीं, उससे डैमेज नहीं होते। उससे ना होता। जब हम लोग फायर कर रहे होते हैं तो लाइक बाद में हम जब ब्लेड ऊपर चलाते हैं तो उसके जो एचिस होते हैं बिल्कुल आपके स्मूथ पॉइंटेड बन जाते हैं। सही। आप बाहर के ममालिक में जाएं तो जब आप हेयर को बाउंस देने के लिए तो वो आपके हीट देते हैं हेयर्स पे। तो हीट देने के बाद क्या होता है, उनके एक ही लाइक आप 6 मंथ 4 मंथ तक हेयर कट एक ही रहता है आपका। तो उसमें भी यही है। तो यानी एक ज़माना था ना जब आप कहते थे इतनी लेवल कटिंग होती थी जिसको हम कहते थे जी प्याला रख के ऐसा लगा बाल काट दिए। लेकिन अब अगर आप कहीं पे भी जाएं, आपकी लेयर जब कट जाती है उसके बाद कैंची ऐसे ऐसे मारी जाती है ताकि पॉइंटेड करते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड करते हैं आप उस पे। और पॉइंटेड करने के बाद आपके एचेस जो होते हैं वो आपके समथिंग एक पॉइंट 6 पॉइंट 1 पॉइंट आपको पूरे लेवल करके चलना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे नाम है इमरान जो मॉडल्स को आपने ग्रूम किया है, साथ साथ अब माशाल्लाह टीम 24 लोगों की है। मैं जानना चाहती हूँ, अक्सर लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ इंसान है जी, हसद का आंसर भी होता है, ज़रा जेलसी भी फील होती है। तो अगर आपका कोई ट्रेन किया हुआ बंदा आपसे बेहतर काम करने लग जाए या उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि जो मेरे अपने लड़के हैं वो आगे निकले। सही। और मेरा समथिंग मेरा ऐसा है कि मेरा माशाल्लाह से मैंने दुबई में भी सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पे भी मेरे अपने ही टीम के लड़के, मैं बाहर के लड़कों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता जब तक मेरे अपने लड़के ना हो। वाह। क्योंकि मेरे हाथ के सीखे हुए लड़कों पे मुझे भरोसा होता है कि बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरा ये मुझे बताएं कि ये मेरी टीम दिखा रही थी, ये वो जो फ्लेयर होता है ये तो अक्सर हम बर्थडे केक्स पे लगाते हैं जी। ये इससे बाल कैसे कटते हैं भाई? इससे मैं आपको बताता, इससे जब मैंने एक दिन ऐसे ट्राई कर रहा था तो मैंने कहा यार अगर इससे आग लग सकती है तो इससे बाल भी कट सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है इमरान जिससे बाल नहीं कट सकते? सोफे से भी बाल काट लेंगे आप तो, मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे लिए वो मेरे नेल से कट था। अच्छा। वो मैंने कर दिया। नेल कटर से? खाली नेल से आपके नेल से बाल? ये तो गुस्से में करते हैं हम बाल नोचने वाला जो मैंने उसमें मेरे पास से सब हेयर स्टाइलिश थे मेरे साथ। सही। अच्छे बड़े पॉलर से, तो उसने सबने मुझे देखा, उसने बोला कि वो यकीन नहीं कर रहे थे तो कि आपने नेल से कट किया है, और बार बार नेल्स चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या हो गया? हाँ। उस पर क्या था कि जिस तरह हम सीजर तेज करवाते हैं ना हम लोग,
तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया, तो उसने मुझे बताया कि नेल्स आप रखें हल्का सा, और उस पर हमने तेज़ किया, उस पर हल्का सा नेल्स मैंने बड़े किए हुए थे। सही। तो उस पर फिर मैंने उस पर तकरीबन आपके जिस तरह लाइक आपकी जितनी लेंथ है, तो उस पर प्रॉपर मैंने लेट्स कट किए थे उस पर विद योर नेल्स। बिल्कुल, ये तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, आपको इसके वीडियोस बना के। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने ये शुरू किया या ये आइडिया आया कि चलो यार कुछ डिफरेंट करके देखते हैं, उस वक्त कभी ऑनलाइन जाके देखा कि दुनिया में और भी आपकी तरह के लोग होंगे, शायद ऐसा काम कहीं और भी हो रहा नहीं होगा? करते हैं लोग, बिल्कुल। मगर हमारे पास क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक से एक टैलेंट है, सही, और यहाँ पे उसकी कदर कोई नहीं करता, सही। और यहाँ पे आप अपने मुल्क में तो नहीं, कोई बाहर अगर कोई चैलेंज करता है तो हम कबूल करने के लिए तैयार है उसके लिए। सही। तो अगर हमें कोई मुश्किल भी होगा तो हम कर लेंगे। ये देखें, ये जो रेजिलियंस है ना, ये पाकिस्तानियों का खासा है। आप उनको कोई भी चैलेंज दें, हम कहते हैं कि कई दफ़ा तो आप सिर्फ एक तस्वीर दिखा दें किसी चीज़ की और आपको हूबहू वो काम करके दिखाया जाएगा। मगर वो अब वो पिक्चर वाला यहाँ पे नहीं है। तकरीबन मेरे ख्याल से 80% मेजोरिटी हमारे जितने भी है। नहीं, एज ए चैलेंज अगर इमरान, अगर आपको कोई तस्वीर दिखाई जाए और कहे जाए हूबहू ये चीज़ करनी है, तो आप कर सकते हैं। हम श्योर उससे लाख दर्जे बेहतर कर सकते हैं। ये बात, ये देखें जी, हमने कहा कि उससे लाख दर्जे बेहतर हो सकती है। बट कमिंग बैक टू द बिजनेस, मुझे बताएं कि कई जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी हम अपने फन में, अपने काम में बहुत माहिर हैं, लेकिन ये बिजनेस चलाना, किताब लिखत पढ़त करना, लोगों को सैलरी टाइम पे देना, पैसा संभालना, ये हमें मुश्किल लगता है। तो वो भी आप खुद करते हो या उसके लिए आपने किसी को रखा है? मैं खुद ही करता हूँ सब कुछ। और ये बिजनेस सेंस कैसे डेवलप की? ये समझ लो कि अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के, हाँ। और उसके अलावा फिर मैंने कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी में जाके हेयर की क्लासें भी दी लोगों को जाके मैंने। जबरदस्त। और पाकिस्तान में इकरा में भी दिए, और ICM में हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस डाली थी कि आप जॉब करने जाते तो आपको हेयर स्टाइल क्या लेके, ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, ग्रूमिंग कैसे प्रॉपर। और उसमें मेरे साथ एक डिज़ाइनर थी और मैं था, तो हम लोगों को प्रमोट करते थे। आई एम सो ग्लैड टू हेयर दैट इमरान। बल्कि मुझे आइडिया आ रहा है, आज तो हमने सिर्फ आपका काम शोकेस किया, हम आपको दोबारा दावत देंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज हमारी व्यूअरशिप प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जी वो पहले इंटरव्यू में जाएं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, तरक्की दे। एंड दीज आर द ट्रू जेम्स ऑफ पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर स्ट्रेस करेंगे, ख्वाब छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, उसको ज़रूर यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। जो कुछ आप कहते हैं ना कि जी परफेक्ट होना चाहिए, एक बड़ा सा सैलून हो, जहाँ से भी हैं आप, जितना भी आपके पास सरमाया, शुरुआत कीजिए। अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए और वसाइल पैदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक, एंड वी विल बी राइट बैक। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट फॉर यू, स्पेशली वो लोग, वो पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि अगर उनकी फैमिली में कोई स्लो लर्नर्स हैं, वो बात नहीं कर रहे, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड अगर उनके कोई सवालात हैं, डोंट मिस आवर नेक्स्ट सेगमेंट। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा, और सुबह सुबह आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या कभी हम इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स की तरफ वाकई देखते हैं कि अगर हम सांस ले रहे हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत और बरकत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये कुव्वत गोयाई नहीं होती, लेकिन उनके लिए हेल्प मौजूद है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों से रिलेटेड ये मामला शुरू होता है। जब बच्चा एक छोटा सा किसी भी घर में होता है, तो मैंने तो अपने फैमिली में भी देखा है कि शर्त लग रही होती है कि पहला लफ्ज़ क्या बोलेगा, कि अम्मी का नाम लेगा या बाबा का नाम लेगा। और माँ बाप जिसके भी पास होता है वो ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि अपना नाम बार बार बोले, ताकि पहला बच्चे का जो लफ्ज़ निकले उसके मुंह से वो यही हो। अमूमन या तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशन की ही बात की जाती है, माँ या बाप का बच्चा नाम लेता है। लेकिन अगर 2-2.5 माह की उम्र में बच्चा बैबल करना, यानी छोटे छोटे लफ्ज़ बनाना, कुछ अपनी ज़बान से कुछ बात करने की कोशिश करना, वो ना करे, तो उसको हम डिलेड डेवलपमेंट कहते हैं। और ऐसे मामलात में पेरेंट्स कभी कभार परेशान भी हो जाते हैं, बड़े बूढ़े उनको हौसला देते हैं कि जी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे लेट भी बोलते हैं। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद आपको शायद स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए, इसके लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये हमारा आज का सब्जेक्ट होगा। और साथ ही साथ ये सिर्फ बच्चों की ही नहीं, एडल्ट्स की भी नीड है। कई दफ़ा हमने देखा है कि किसी ख़तरनाक हादसे से गुजरने के बाद या
या किसी सदमे से गुजरने के बाद हम अपनी कुव्वत गोयाई खो बैठते हैं, थोड़ा सा शॉक में चले जाते हैं, स्ट्रोक होता है, उसके बाद भी लोगों के लिए बोलने में तकलीफ होती है. सो दैट्स वेयर स्पीच थेरेपी कम्स इन प्ले. हमारे साथ आज मौजूद हैं सना रूद. शी इज़ डन हर मास्टर्स इन दिस वेरी सब्जेक्ट, अ वेरी क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट, और ये एक नहीं, दो नहीं, 3 इदारों में काम करती हैं. इसी हवाले से शी, आई डोंट नो हाउ यू डिवाइड योर टाइम. सना, इस बारे में भी बात करेंगे. आप वैसे अजीज़ बेगम मेमोरियल स्पीच क्लिनिक है ये? इट्स एन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे होती हैं. सो वेलकम टू द शो सना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. तो जो बात हमने शुरू की कि बच्चों में हम किस एज में अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो हम कहेंगे ये डिलेड स्पीच डेवलपमेंट है. मोस्टली 9 मंथ में बच्चों के 1 वर्ड या 2 वर्ड आ जाते हैं, जैसे मामा, बाबा और पापा और दो और आओ, इस तरह बच्चा बोलता है. बट अगर 1 ईयर भी हो गया है एंड द चाइल्ड इज़ नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, तो वो एक रेड अलर्ट होता है. इससे पहले कुछ बच्चों के माइलस्टोन डिलेड होना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक रेड अलर्ट है. जैसे बच्चे ने क्रॉल लेट किया, उसकी कूइंग लेट हुई, उसकी बैबलिंग लेट आई, उसने हेड कंट्रोल लेट उसने किया, तो पेरेंट्स को वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब बच्चे के चूँकि माइलस्टोन एज अप्रॉप्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो इट्स अ साइन कि स्पीच तो ऑटोमेटिकली डिलेड हो जाएगी. तो यानी ये 2 कैटेगरीज में एक तरह से आप उनको डाल सकते हैं, जब बच्चे के या तो सारे ही माइलस्टोन्स डिलेड हो, एग्जैक्ट, और दूसरा ये होता है कि दे आर अचीविंग ऑल द अदर माइलस्टोन्स, क्रॉल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस बोल नहीं रहे. एग्जैक्टली. तो उस वक्त पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए. जैसे मोस्टली पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी सास ने कहा इसका अब्बू देर से बोला, इसका चाचू देर से बोला. ये खानदानी मसला है. एग्जैक्टली, इट हैपेंस, बट सम किड्स नीड्स आवर हेल्प. सब एक जैसे नहीं होते. जब 5 एक जैसी नहीं है तो बच्चे सब कैसे एक जैसी कैपेबिलिटी के हो सकते हैं. अच्छा, बहुत सारे मिथ्स हैं सना. अक्सर अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो हम फौरी तौर पे यानी जब घरेलू टोटके हो रहे होते हैं तो लोग कहते हैं जी ये खिला दो, ये लगा दो. ये ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती. तो व्हाट इज़ योर वे ऑफ ट्रीटिंग अ चाइल्ड जो बात नहीं कर रहा या लफ्ज़ नहीं बना रहा? जब वो बात नहीं कर रहा तो इन शॉर्ट हम एक तो हिस्ट्री लेते हैं मदर्स की. वी जस्ट वांट टू नो द कॉज, ठीक है, कि हुआ क्यों. समटाइम फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंक्लूडेड होती है. फिर उसके बाद हम बच्चे की डाइट पूछते हैं. सही. समटाइम विटामिन्स की कमी होती है. अच्छा, यानी देयर इज अ कनेक्शन. यानी अगर आपका बच्चा उसकी नशोनुमा में ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या खा रहा है, और इसमें आप लोग फिर यानी क्या यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं या वजूहात सामने आती हैं वो क्या होती हैं? जैसे अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसका पूरी एनर्जी तो वो एक्टिविटीज़ पे होगी, वो चुलबुलाहट का शिकार होगा, तो उसके बोलने पे फोकस नहीं होगा, उसका अटेंशन स्पैन कम होगा. तो हम मेरी प्रैक्टिस में तो ऑनेस्टली है कि मैं सबसे पहले मीठा बंद करवा देती हूँ. अच्छा, कि मीठा बंद कर दें, इसका जंक फूड बंद कर दें जो पेरेंट्स करते हैं. टाइम बचेगा तो ये दे दो, वो दे दो. नहीं, आपका बच्चा है, आपको अपने उसके लिए टाइम निकालना है, उसको प्रॉपर डाइट दें. ओमेगा 3 के एग्स होते हैं, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द किड्स. आप वो उनको दें और उससे स्पीच बहुत इंक्रीज होती है. बिकॉज हेल्दी डाइट जब हमारी सेहत पे इफेक्ट करती है तो उस चीज़ पे क्यों नहीं. A&D है, ओमेगा फैट्स हैं, बिल्कुल सही. अच्छा सना, एक और बात बताइएगा कि आज चाहे जितना भी छोटा बच्चा हो, क्योंकि मसरूफ़ ज़िंदगी इतनी है, माँ बाप ने कोई और काम करना होता है, बच्चे को टीवी के सामने या फिर उसको लैपटॉप के सामने या कोई मोबाइल डिवाइस दे देते हैं जिसमें वो पोम्स ही देख रहा होता है, बच्चों के रिलेटेड कंटेंट देख रहा होता है. लेकिन क्या ये उसकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है या नेगेटिव है? नेगेटिव है. नेगेटिव. बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा. ऑल द टाइम वी आर सिटिंग एट फ्रंट ऑफ लैपटॉप या मोबाइल, तो आपने कम्युनिकेशन तो नहीं की ना. आपका वो आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन जो बड़ों से होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग विद यू कॉन्फिडेंटली, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे जहन में वर्ड्स बन रहे हैं बिकॉज आई हैव अ गुड स्टोरेज इन माई माइंड. अब बच्चे के पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, और इससे ये भी प्रॉब्लम होता है, बच्चा देख इंग्लिश में रहा होता है, फैमिली उर्दू बोल रही होती है, तो वो एक खिचड़ी पकती है. बच्चा सब सुन रहा होता है, सब समझ रहा होता है, बट एक सिंगल वर्ड नहीं बोल पा रहा होता है. जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो बताते हैं मेरा बच्चा जो है वो पंजाबी में भी समझता है, मुंह खोलो, वो इंग्लिश में भी समझता है, मुंह खोलो, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है बेचारा, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. तो वन वे कम्युनिकेशन हो रही है. सना, दूसरा, अब बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ जिन माओं का बहुत क्लोज नाता होता है, हम देखते हैं कि वो बच्चा कुछ समझे ना समझे 1 महीने की उम्र से या उससे भी कम में उससे बात कर रही होती है. आप इस चीज़ को इनकरेज करेंगे?
इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे की एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत डेवलप होता है, क्योंकि माँ का जो किरदार है वो आपको पता है, कोई रिलीजन हो या सोशल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मदर की एक अपनी एक वैल्यू है। इवन कि हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बोलते हैं कि मम्मी जब फीड करवाती हैं, जब बहरा हो जाता है तो बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन में हमें पता चल जाता है कि बच्चे को, तो वो जो फीड का लेवल है, तो वो जो एक कितना डिस्टेंस है उस पर अगर वो बात करेगी तो बच्चे के पास कुछ ना कुछ साउंड जाएंगे, तो माँ को बात करनी उसको है। बहुत क्लोजली देख रहा बिल्कुल। होता है। तो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू रिकैप। एक तो अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट, स्पेशली स्पीच डेवलपमेंट अगर डिलेड है, तो उसकी डाइट का ख्याल रखें, अच्छी न्यूट्रिशियस ग़िज़ा होनी चाहिए, उसको वन वे कम्युनिकेशन यानी सिर्फ टीवी के सामने या सिर्फ कंटेंट ना दिखाएं, इससे उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा। और जितना भी छोटा बच्चा क्यों ना, अगर आप उससे खुद बात करेंगे, इंगेज करेंगे, तो दैट किड इज़ गोइंग टू बिल्ड अप वोकैबुलरी। अब आ जाते हैं ज़रा बड़ों की तरफ भी सना। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नोटिस कि खुदा ना खासा बड़ी उम्र में लोगों को अगर स्ट्रोक होता है, चाहे पैरालिसिस का हो या हार्ट डिजीज़ हो, उसके बाद यकायक आप आपकी स्पीच इफेक्ट होती है, या तो अगर आप देखते हैं कि अगर साइड आपकी पैरालाइज हो गई है, तब तो एक बड़ा एविडेंट रीज़न है। लेकिन उस सूरत हाल में हम कैसे उनको दोबारा स्ट्रेंथन करते हैं? इसकी थेरेपीज तो बहुत डिफरेंट होंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इन शॉर्ट कि आपको पता है कि एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, तो जैसे अर्ली इंटरवेंशन एक छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से अर्ली डायग्नोस, अर्ली थेरेपीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि सम पेशेंट्स की कंप्लीट लैंग्वेज लॉस हो जाता है, वो दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल वर्ड। अच्छा, इसमें एक फैक्ट जो मैं बताना चाहूँगी, स्वॉलो डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसे हम डिस्फाजिया कहते हैं, यानी कि वो खा नहीं पाते हैं मुँह से। उसमें क्या होता है? ये मसल्स आपके सुन हो जाते हैं या काम नहीं करते, जैसे यहाँ से स्टिमुलेशन आती है ना, पूरी फेशियल नर्व्स हैं वो सब कनेक्टेड है हमारी, जैसे चीक का मसल है, लिप का मसल है, चिन का मसल है, एक मैसेज जा रहा है ब्रेन को, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। जब ये सिलसिला कहीं पे टूट जाएगा तो ऑब्वियसली बात नहीं होगी। अच्छा सना, अगर कोई सदमा है या कोई स्ट्रोक हुआ है, एक तो उसके फिजिकल इम्प्लिकेशंस हैं कि आपका मसल काम नहीं कर रहा, आप सुन हो गए हैं, दूसरी तरफ आप इतने ज़्यादा शॉक में हैं कि आपकी जो इमोशंस हैं, जो मेंटल कैपेसिटी है, शायद आप शॉक में हैं या आप डिप्रेशन में हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि पहले जी स्पीच थेरेपी इनकी कराई जाए या पहले इनके डिप्रेशन का इलाज किया जाए। व्हाट वुड यू रेकमेंड? स्पीच थेरेपी पहले करवाई जाए जी, क्योंकि वो तो तब अपना डिप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा ना जब वो बोलेगा। सही। जब उसको एक ट्रैक ही नहीं मिल रहा बोलने का, तो आप उसको चाहे किसी भी साइकोलॉजिस्ट, वो अंदर ही रहता है, वो अंदर ही रहेगा। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं और बहुत सक्सेसफुल रही हैं खुदा के फजल से, कि वो बहुत अच्छे से भी बोलते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन करके नॉर्मल रूटीन लाइफ में चले जाते हैं, बट दे नीड अ गुड थेरेपिस्ट। सना, कमिंग टू योर प्रोफेशन, आपका अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, और अभी आप जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि डाइवर्स एक्सपीरियंस है, फ्रॉम पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन जिन्होंने किसी हादसे की वजह से अपनी गोयाई खोई है, या फिर छोटा बच्चा। हाउ फुलफिलिंग इज़ इट? यानी जब आप देखती हैं कि आपका पेशेंट जो पॉइंट ए से शुरू हुआ होता है और आप उसके साथ एक थेरेपी, एक काम करके उसको ऐसे पॉइंट पे लेके आते हैं जब वो वाकई अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है, कैसी फीलिंग होती है? इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलम। वो होता है ना कि आप एक बच्चे ने एक वर्ड भी बोल दिया ना, आपका पूरा दिन बन जाता है। तो वो मैं तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि बहुत टची हूँ बच्चों के मामले में। तो पूरा दिन मैं सबको बताती रहती हूँ, आज मेरे बच्चे ने ये बोला, आज उसने ये किया, आज उसने मेरी कमांड फॉलो की। बिकॉज हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो बच्चा है उसका फुल जो इंटरेस्ट है ना वो हम पे है। अगर मैं उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं दूंगी कि आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, वो मुझे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो टोटल म्यूट थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनकी नॉर्मल स्पीच आई and they are going in a normal schools और बहुत अच्छे से करते हैं। Once again I want to stress is, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक अच्छा उस्ताद आपकी ज़िंदगी को बना देता है, निखार देता है, और जब हम इतनी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं ना, ये हमारी सोसाइटी के अनसंग हीरोज़ हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा जी, जैसे हम अक्सर जो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, मार धाड़, प्रोटेस्ट, फ़लानी कीमत ऊपर चली गई, ये डाकू है, ये चोर है, ये अपने काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ संवर रही हैं। और यही फोकस आपका भी अपने कमिटमेंट, अपने पैशन के साथ होना चाहिए। सना, मुझे ये बताइएगा कि इंसान है और आजकल की ज़िंदगी में हम कहते हैं कि सब में सब्र नहीं है, किसी में पेशेंस नहीं है, तो आपका जो काम है वो तो बड़ा सब्र आजमा है, यानी आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, तो अपने आप को इतना पेशेंट, इतना साबिर कैसे बनाया? आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू माई सीक्रेट। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ और मैंने एक चीज़ अपने जहन में बिठाई हुई है जो मैंने ऑब्जर्व की कि पानी का एक कतरा
पत्थर में सुराख कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो हम जब इतनी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो आता है। कंसिस्टेंटली सिर्फ मेहनत कर, फल की फिक्र ना कर, वो वाली बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप पूरा अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं आपकी मेहनत नहीं जाती। हाँ। और खुदा के फजल से इतने सालों में मैं कि आप जितने मेरे पेशेंट्स को कभी खुदा करे आपको मिलने का मौका मिले तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि मैंने किस तरह के पेशेंट्स को डील किया। तो सना, ये जो लगन है आपने, आई नो दैट यू डन योर मास्टर्स इन स्पीच थेरेपी, और ये तो एक वसी फील्ड मुझे लग रही है अब, जिसमें दिन ब दिन आई एम श्योर कि नई थेरेपीज़ आ रही होंगी, नए काम हो रहे होंगे, तो आपका ये लर्निंग का, सीखने का अमल भी जारी है साथ साथ? And you're learning new things. Would you want to do, you know, इसके लिए कोई further studies पाकिस्तान में और मौके हैं, या आप बाहर जाना चाहेंगी to learn more about it? बाहर जाने का तो मुझे डेस्परेटली है, बिकॉज मैंने इसीलिए अमेरिकन एसोसिएशन आशा ज्वाइन की थी कि वहाँ से फिर ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, जैसे रिसेंटली मैंने अभी 7 ऑनलाइन कोर्सेज उनके साथ किए थे रिगार्डिंग स्पीच थेरेपी, पेरेंटल गाइडेंस और कॉकलियर इम्प्लांटेशन थेरेपी एंड हाउ टू डू डिस्टेंस थेरेपी, बिकॉज पाकिस्तान में तो ये चीज़ है ही नहीं कि आप डिस्टेंस थेरेपी कैसे करते हैं, बट दे आर डूइंग इट। क्योंकि अगर मैं एक जगह बाउंड हूँ और मेरा पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड है मुझसे और वो किसी वजह से दूसरी जगह जा रहा है, तो दे प्रोवाइड थेरेपीज ऑन स्काइप या व्हाट्सएप पे जो हम वीडियो कॉल करते हैं उस पे। अब तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मल्टीप्लाई योर इम्पैक्ट, यानी जहां आप एक ज़िंदगी को छू सकते हैं, आपके थ्रू अब आप बहुत सारे लोगों को साझा। लास्ट क्वेश्चन टू यू सना, कि जो लोग इस वक्त देख के आपसे इंस्पायर हो के इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पाकिस्तान में? अगर वो बेसिक लेवल की, जैसे आपने मास्टर्स किया, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कहाँ वो जा सकते हैं पढ़ने के लिए? इसको डिपेंड करते हैं इदारों पे। जैसे एक इदारा है वो चाहता है कि वो BSc ले, हमारे इदारे ने हमें कहा कि नहीं BA इज़ ओके, तो हम मास्टर्स इसमें करा। और इसमें सबसे पहले तो अपने आप पे गौर करें, नेगेटिविटी को ना लें, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड लर्न पॉजिटिव। Absolutely. Thank you so much for being here, Sana. You have been an ambassador of positivity, और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जो अपनी कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ माशरे में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। और हमारी ये कमिटमेंट होगी कि हम ऐसे लोगों को ज़रूर अपने प्रोग्राम में बुलाएं ताकि आपकी सुबह का आगाज़ भी इंस्पिरेशन के साथ हो। इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू सना। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ कराची के पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का जिक्र होगा जी। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही हैं, और कल एक सूरत हाल थी जहां प्रोटेस्टर्स और पुलिस आमने सामने थी। ये क्या मामला है, किस तरह सुलझेगा, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं जिस तरह के जिक्र किया गया कि घर आके घर होता है और लोगों से ही वो घर बनता है, वरना तो वो महज चार दीवारी और छत है। लेकिन यही सर झुकाने की जो जगह, जो आसरा है, वो लोगों के लिए बहुत अहमियत होती है। कई लोग पूरी ज़िंदगी इसी तगदौ में गुजार देते हैं कि एक घर उनका अपना हो जाए, और ये कितना बड़ा मसला है ये इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी 50 लाख घर बनाने का जो वादा किया है वो इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है जो अभी भी खुले आसमान तले रह रहा है। इसी से मिलता जुलता एक इसी सिलसिले की कड़ी एक कराची में हमने देखा कि पाकिस्तान क्वार्टर के जो मकीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कई रोज़ से ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी हेयरिंग चल रही है, उनकी भी एक इसके हवाले से एक राय है। लेकिन कल हमने देखा कि ये कुछ ज़्यादा इसमें एग्रेशन नज़र आई क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी हुआ और आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आए। आज इसी हवाले से बात करने के लिए, इस इशू को मज़ीद समझने के लिए कि अब इसकी क्या इसका सल्यूशन निकल सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग उनके लिए पॉसिबल है कि वो ये घर, ये क्वार्टर्स खो बैठें, उनके लिए क्या अल्टरनेटिव इंतज़ाम होंगे, उनकी इस वक्त डिमांड क्या है, किस तरह इस बात को मुफाहमत के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह भी हैं, एंड ऑफ कोर्स इस मामले में आपकी एक बड़ी कलीदी एक तरह से किरदार बन गया। फ़ारूक भाई समझाइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। आपने कहा ना कि घर हंसते बसते लोगों का होता है, वरना वो मकान है। और एक शेर भी है कि ए खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, ए खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे। देखिए 1972 से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुकूमत में थे तो उन्होंने
सरकारी मुलाजमीन को जो कि पाकिस्तान के क़याम के बाद जब कराची पहला दारुल खिलाफा था, तो यहाँ सरकारी मुलाजमीन की और अफसरों की एक बड़ी तादाद रहती थी। उसके बाद से कई दहाइयों से ये लोग वहाँ रहते। उन्हें ये कमिटमेंट दी गई थी कि ये घर आप ही को अलॉट कर दिए जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी दी गई थी। अच्छा, उस पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वरना डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे 72 से लेकर फिर 84 में जनरल ज़ियाउल हक जब सदर थे, उन्होंने भी इसी को एंडोर्स किया कि इन्हें रिहैबिलिटेट करेंगे यहीं पर, इसी जगह पर। तो एक प्लान भी बना था उसका रिहैबिलिटेशन का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 84 में इनके हक में फैसला दिया हुआ, इससे पहले भी। अच्छा, अब किसी इनफरादी कोई केस हुआ इस्लामाबाद में, रेंट दिया गया नहीं दिया गया, उस केस को सरकारी अफसरों ने, जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी या कोई प्रॉपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन्होंने उसको इस तरह इस पर स्ट्रेच कर दिया कि ये सारे 5000 जो क्वार्टर्स हैं सरकारी मुलाजमिन के, चाहे जहांगीर, क्लेटन, मार्टन, पाकिस्तान क्वार्टर्स हों या FC एरिया और पटेल पाड़ा के इलाके हों, तो वहाँ कहा कि इन सबको खाली कराया जाए। जबकि मैं समझता हूँ कि ये नाजायज़ काबज़ीन नहीं है, ये इस घर के रहने वाले, इन्होंने रेंट भी बाकायदा दिए हैं और उस रेंट पे हुकूमत ने कभी कोई मेंटेनेंस भी नहीं की है। और इनको 2007 की गवर्नमेंट रेंट कहाँ जमा कराते रहे हैं? गवर्नमेंट को देते रहे, और अगर झगड़ा हुआ है तो कोर्ट में जमा होते रहे। रेंट के रेट में फ़र्क हुआ तो कोई मसला होता रहा है। अब ये वो ओरिजिनल अलॉटिंग नहीं हो सकते, सरकारी जो थे उनकी बेवाएँ हो सकते, उनके यतीम बच्चे हो सकते, उनमें से कुछ सन ऑफ द एम्प्लॉइज़ थे जो मुलाजमत में लग गए सरकारी मुलाजमत में, तो अब उनके नाम पर भी अलॉट हुए, ऐसा भी हुआ है। भाई, एक अंदाजे के मुताबिक जैसे आपने कहा कि ओरिजिनली ये क्योंकि आए थे लोग, महाजरीन थे, सरकारी नौकरियों पर थे, तो ये अलॉट हुआ। हमने दो यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट्स देखी कि जिस तरह दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक बहुत सारे जो अफसरान होंगे, जो हुकूमती सरकारी मुलाजमीन होंगे, वो तो इस्लामाबाद भी मूव हुए होंगे। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, इनमें से आपके ख्याल में कितने जेन्युइन, तो मेरे ख्याल में सही लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन वो ओरिजिनल अलॉटीज़ के एक तरह से लवाहिकीन या उनके रिश्तेदार या ओरिजिनल अलॉटीज़ के क्या परसेंटेज होगी यहाँ पे? देखिए, अगर उनकी परसेंटेज फ़र्ज़ कर लें, मैं एक एजम्पशन करता हूँ जो मेरी नॉलेज हो सकती है जी, अगर वो 80 से 90% भी हैं, अगर आप समझते हैं 80 से 90% होंगे, ऐसे हैं, उन्हीं के लवाहिकीन हैं, उन्हीं की बेवाएँ हैं, उन्हीं के यतीम बच्चे हैं। अच्छा, और ये इशू को कभी एड्रेस इस तरह किया नहीं गया कि ये कैटेगराइजेशन हो, ये सारी चीज़ें मालूमात हो, और उस पॉलिसी को अगर फाइन ट्यून करना है तो उस लिहाज से फाइन ट्यून कर लिया जाए। जो लोग अगर बेच के चले गए और लोगों ने ख़रीद लिए, तो उन्होंने तो मार्केट रेट से ख़रीदे और आपने उनको एलिजिबिलिटी ऑफ टाइटल का सर्टिफिकेट दिया 2007। यानी इसमें सरकारी काम भी तो साथ साथ हो रहा था ना, जो यानी जो उनके पास कागजात हैं वो भी तो ये असल मसला। इसी तरह स्टेट ऑफिस का बाकायदा ये है कि ये घर इनके है, उनके नोटिफिकेशंस मौजूद हैं, उनकी दस्तावेजात हैं, और 84 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, और फिर स्टैंडिंग कमेटी, कौमी असम्बली, सेनेट, सब के इनकी फेवर में डेलिब्रेशन से मीटिंग्स हैं, उनकी रुदात हैं। तो उसमें जो है वो अब उनसे अचानक आ जाए, तो फिर ये इंटेंशंस जो है वो सरकारी अफसरों के हो सकते हैं, स्टेट ऑफिस के, जो कि बिल्डर माफिया की मिली भगत से ये करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन को हथिया कर कोई फेडरल हाउसिंग स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाकर, वो सब अपने धंधे पानी का मसला है, माल बटोरने का मसला। एक तो पहले उन्होंने कहा कि अगर इन कोर्ट को खाली कराया जाए तो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? एक आपने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि जी बिल्डर माफिया के साथ मिलके या यहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम बनने वाली हो, या ये कहा जा रहा हो कि इस वक्त के जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको ये क्वार्टर्स अलॉट किए जाएंगे। कुछ क्लैरिटी है इस मामले पे अभी? खाली कराने का मकसद क्या है? वो तो कहते हैं कि हम और दूसरे सरकारी अफसरों को देंगे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देंगे जो इन वेटिंग है, ठीक है। मैं अच्छा, अब ये मसला कई सालों से 86 से 88 से चल रहा है, जो कम से कम जब हम गवर्नमेंट में, वैसे तो 72 से चल रहा है, लेकिन कोई और हाउसिंग स्कीम कभी कराची में फिर बनाई ही नहीं गई, या उनको गवर्नमेंट उनको लोगों को कहते कि किराए पे वो खुद ले लें और हुकूमत उसमें जो उसका रेंट है जो दे सकती है वो देगी। कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी सरकारी अफसरों या मुलाजमीन के लिए बाकी नहीं है।
तो इसीलिए ये सारा प्रेशर घूम फिर के इन पे आता है, लेकिन ये बहाना है। दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि देखें, एक बात तो गिवन होती है पूरी दुनिया में, अगर हम देखें पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरफ भी अगर हम नज़र डालते हैं, चाहे PIA हो, रेलवेज़ हो, PTV हो, कोई और इदारा हो, कि वहाँ पे अगर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको कोई क्वार्टर या कोई रिहाइश अलॉट की गई है तो वो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस होती है। लेकिन उसके बाद कुछ इदारों में हमने ये भी देखा है कि उनके लिए कुछ रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं। यानी लोग ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान टेलीविजन की बात की जाए तो उसी के सामने वाली ज़मीन जो इस वक्त बहुत बड़े अस्पतालों में कन्वर्ट हो चुकी है, ये उनकी रिटायरमेंट की जगह थी, उनके लिए अलॉटेड जगह थी। यही हाल हमने नेशनल स्टेडियम के साथ वाली ज़मीन को देखा। वो काउंटी की स्टेट थी, वो आपके स्टेडियम के लिए होटल्स बनने थे, और अभी भी आप ऑन पेपर्स अगर उनको पलट के देखते हैं, आप कहते हैं इतनी सारी ज़मीन थी, वो गई कहाँ? अब आप जाके वहाँ पे देखें 200 घर बन चुके हैं। लेकिन फारूक भाई, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वाज़े पॉलिसी क्या है हुकूमत का? इस नई हुकूमत का हम देख रहे हैं कि एक तरह से इसकी तरफ एक झुकाव भी है। दे हैव रियलाइज्ड कि लोगों को म्यारी ज़िंदगी चाहिए और उसके लिए सस्ती हाउसिंग स्कीम्स होनी चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी नए घर बन रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों, छोटे घर हों, वो पाकिस्तान की सिर्फ 10% आबादी अफोर्ड कर सकती है। तो बाकी 90% आबादी कहाँ जाए और उनके लिए घर कौन बना रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख मकान बनाने का दावा किया है हुकूमत ने, तो 5000 को बेदखल करके आप एक तरफ आप उजाड़ रहे हैं लोगों को। अच्छा, फिर कोई ऑल्टरनेट भी इनको नहीं दिया जा रहा, या तो ये तो कहीं पर इवन एनक्रोचमेंट हटाई जाती है, वहाँ लोगों को ऑल्टरनेट दिया जाता है। कच्ची आबादियाँ, अभी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने कहा है कि किसी भी कच्ची आबादी की जो रेलवे की ज़मीन पर है वहाँ के मकीनों को निकाला नहीं जा रहा। इस वक्त वो एनक्रोचर्स हैं, उनका तो कोई टाइटल भी नहीं है। चले विफाकी हुकूमत को छोड़िए, मुझे बताइए सूबाई हुकूमत का, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कपड़ा मकान की बात करती है, उनका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, कभी किसी ने ओपन स्टैंड दिया ही नहीं। अब तो देखे ना, पुलिस आ रही है, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, तो सूबाई हुकूमत का कोई स्टैंड तो होगा। लेकिन देखे ना, हैरत अंगेज तौर पर वज़ीर आला से मेरी 4 मरतबा कल बात हुई, जब मैं उस सीन पे पूरा मौजूद रहा, तो वज़ीर आला ने 4 मरतबा मुझे कहा, मैंने तो कह दिया कि ये ऑपरेशन रोके, मेरे इल्म में नहीं, और ये जुल्म तो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। जो वो भी टीवी पे देख रहे थे और मुझे भी देख रहे थे और मेरे से फ़ोन लाइन पर भी थे, और मैं उनको सुनवा रहा था। देखिए, एक शैल और आया, इस कदर शैलिंग हुई है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान की पुलिस है या कहीं बाहर से कोई एलियन किस्म की पुलिस मंगाई गई। लेकिन फारूक भाई, अगर शेलिंग और लाठियों की ज़रूरत पड़ी, क्या ये जो एहतजाज करने वाले थे ये भी पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा था? क्या इनकी तरफ से कोई पथराव या सिचुएशन डेवलप हुई? कतई नहीं है। मेरे ख्याल में मीडिया इस बात का बहुत बड़ा गवाह है। जब कई औरतें बेहोश हो गई, बच्चे बेहोश हो गए, एम्बुलेंस का आना जाना मुमकिन नहीं था, और जिस तरह बड़ी बूढ़ी औरतों को पानी की वाटर कैनन से मारकर उनको गिराया गया है, फिर डंडे और लाठियों से उनको जिस तरह ज़दोखोब किया गया है, और फिर जब अंदर घुसे फिर टीयर गैस, जो ये गैस और आंसू गैस फेंकी गई, तो फिर लोगों ने अंदर में गलियों में से, या तो कुछ शरपसंद थे या कुछ लोग मुश्तिल हुए, उन्होंने फिर पथराव ज़रूर किया। वो भी टीवी पे नज़र आया, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारी अमन कायम रखने की, उनसे बातचीत करने की, वज़ीर आला का इंतज़ार किए बगैर वो कह रहे कि मैं अभी करता हूँ और अभी रुकवाता हूँ, मैं आपको वर्ड देता हूँ। अब वज़ीर आला वर्ड दे रहे हैं, फिर इज़हार बरहमी उन्होंने पब्लिक में भी किया कि और ये इन्वेस्टिगेट करने को भी कहा है। यानी मुराद अली शाह साहब ने, जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, बाकायदा ये डायरेक्शंस दी हैं कि ये क्यों ऑपरेशन हुआ, इस नहज तक बात कैसे पहुंची, इसकी इन्वेस्टिगेशन सिंध पुलिस के हवाले से भी जा रही है। लेकिन यहाँ पे किसी भी एक इदारे को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बुरा कहना बिल्कुल मकसद नहीं है। एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है और ये आपस में हम देखते हैं कि इमोशंस वर रनिंग हाई। आपने भी जैसे कहा कि लोग भी, वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स भी थे वो भी मुश्तइल हुए। इसका देरपा हल निकालने के लिए और वक्ती रिलीफ, हमने देखा है कि एक रोल सिंध में जो हेड हैं फॉर PTI एंड ऑफ कोर्स द गवर्नर ऑफ सिंध भी हैं इमरान इस्माइल साहब, उनका भी एक इसमें रोल रहा। उनका क्या स्टैंड है इन रिलेशन टू पाकिस्तान क्वार्टर्स? मुझे सबसे ज़्यादा जो सदमा हुआ वो यही हुआ कि मेरी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जो कि दोनों कराची से MNA और MPA इलेक्ट हुए थे ना जी, और PTI का जो मैंडेट है और कराची से जो उन्हें वोट मिला है उसमें MQM हारी भी और हमारा कहीं क्लेम है कि हमें हराया भी गया। अब जो भी मैंडेट है उसमें 14 MNAs PTI के हैं कराची से। तो मेरा ये कहना, उन सब ने, और ख़ासतौर पर इस हल्के के जो MNA अब इलेक्ट हुए, आमिर लियाकत साहब, उन्होंने सब ने इलेक्शन में, उनके MPA जो इलेक्ट हुए, सब ने ये वादा किया कि हम साबका हुकूमत के इस वादे को पूरा करेंगे।
IMF से कर्जा एक हुकूमत ने लिया, दूसरी हुकूमत को उसको चुकाना। पिछली हुकूमतों ने वादा किया, इस हुकूमत ने और उनके नुमाइंदों ने भी वादा किया और उन्होंने भी बैठ के मीटिंग करेंगे, दोनों ने, गवर्नर सिंध और सदर पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे बुला लेते, आमिर लियाकत को बुलाते, खालिद मकबूल आ जाते, फर्रुख नसीम आ जाते, ये दोनों कलीदी ओहदों के लोग होते, तारिक चीमा वज़ीर हम और सेक्रेटरी हाउसिंग, हम 8 आदमी बैठकर एक अच्छी पॉलिसी बना कर देते। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो सच्चाई थी, जो इस्तकामत थी, जो यकजहती थी लोगों की, हर जुल्म सहने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने सारा पैसा अपनी जमा पूंजी इस पर लगा दी है, क्योंकि या तो उन्हें पता था कि वो निकाले जाएंगे और उन्हें अपने पैसे को किसी और मकान या प्लॉट को खरीदने के लिए रखना है। उन्होंने कहा कि अब हमें ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया, अब हमें यहाँ से कोई नहीं हटाएगा, तो हमें ही ये दिए जाएंगे। यानी उनकी कोई इस तरह की दूरअंदेशी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी और यकायक उनके ऊपर ये एक बिजली की तरह बात गिरी है। लेकिन बहरहाल इसी हवाले से एक और राय जानने के लिए, इस पे ओपिनियन लेने के लिए अब हमने कॉन्टैक्ट किया मज़हर अब्बास साहब को, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, एक ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिकल जमातों का कराची में ख़ास तौर पे एक तरह से एका नज़र आ रहा है। PSP भी, MQM भी और PTI की भी काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों की तरफ ही है। आप इसको कैसे कर रहे हैं और इसका किस तरह सोल्यूशन निकल पाएगा? देखिए, ये हमारा एक उमूमी रवैया है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद हमारा रद्द अमल सामने आता है। और हमारे यहाँ ये एक पैटर्न रहा है कराची में ख़ास तौर पे, वैसे तो मजमूई तौर पे भी हमारा ऐसे ही पैटर्न है कि एक चीज़ जब गैर कानूनी तौर पे हो रही होती है तो उसको होने दिया जाता है। सही। अगर ये गैर कानूनी है, ये तो अभी सवाल अभी एड्रेस होना है। लेकिन हमारे यहाँ एक मजमूई आप देख लें, पूरे कराची में आप चक्कर लगा लें, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं, ये जब बन जाती हैं उसके बाद ये सवालात उठते हैं कि जी ये बिल्डिंग गलत बंदी है, तो अब ऐसा करें कि क्योंकि गिराया नहीं जा सकता तो इसको रेगुलराइज कर दिया जाए। अक्सर आपने देखा है कि अदालतों से स्टे मिल जाता है। स्टे का मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ है वहीं रहे, लेकिन हमने देखा ये है कि वो स्टे मिलता है, वो एक पर्दा डाल दिया जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे और अंदर ही अंदर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो यहाँ एक मजबूरी रवैया रहा है। अब यहाँ जो मसला है ये बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे जी, एक चीज साल से हुई है और बरसों गुजर गए हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी जो है सारा पैसा इधर ही खर्च कर दिया है, सारी चीजें बना दी हैं, उनको हर तरह की, हर हुकूमत जो आई है उसने उनको रिलीफ प्रोवाइड किया है, उसमें क्वेश्चन नहीं किया। तो यकायक एक चीज जब उठती है कि जी ये गैर कानूनी, और हो सकता है कि जो लोग ये कह रहे हों कि ये कानूनी नहीं है, उनके पास उसके दलाइल भी हों और दलील भी हो, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो सबके लिए एक तरह से काबिल कबूल भी होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि कहीं आप इर्रेगुलर बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करते हैं और कहीं गिरा देते हैं, कहीं चीज़ों को, तो हमारे यहाँ एक क्योंकि कांस्टेंट पॉलिसी नहीं रही है। दूसरा कि किसी चीज़ को खाली कराने के लिए जब फोर्स इस्तेमाल होती है तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि जब फोर्स इस्तेमाल होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। यानी कल जाने भी ज़ाया हो सकती थी, हो सकता था कि बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो, यानी आप कह रहे हैं कि एस्केलेट बहुत ज्यादा मामला कर जाता है। मज़हर साहब, कते कलामी की माफ़ी चाहूंगी, वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में होने का। एक आखिरी सवाल फारूक साहब जाते हुए करना चाहेंगे कि देखिए इस तरह तो मामला टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, कहीं से भी कोई चीज़ सुलझाने जाते हैं तो अगला कहता है कि भाई ये तो पूरे शहर में हो रहा है। हाउ विल वी करेक्ट थिंग्स दिस वे? देखिए उसमें तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग सिविक बॉडी, उसका जो मास्टर प्लान है कराची का, और उसमें जो सारे शहरी इदारे हैं और पानी कितना दस्तयाब है, फ्यूचर के पानी अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सो गेटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल नोटिस लेके एक्सटेंशन दिया, मैं समझता हूँ उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। वजीर आला ने भी इसमें रोल एक प्ले किया। आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ दोज 5000 पीपल, यानी वो 5000 लोग जिनके मकान, जिनके घर, जिनका घरोंदा वहाँ पे मौजूद है, उनके लिए सोचना और एक दर्दमंद दिल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और अब हम अपने प्रोग्राम के आखिर
तरफ बढ़ते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।